डॉक्टर संजीव हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या पता ध्रुव, अपने पढ़ाई के दिनों में मैं भी काफी चालू हुआ करता था। ध्रुव कहता है, वह तो दिख ही रहा है। डॉक्टर संजीव कहते हैं, तुम पीटने वाली हरकतें कर रहे हो। ध्रुव कहता है, सॉरी अंकल, आप बताइए उनके बारे में। डॉक्टर संजीव कहते हैं, हमारी कहानी ज्यादा वक्त तक नहीं चली और वह फर्स्ट लेवल में मारी गई। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन इस दूसरी दुनिया को मैंने उसी के कहने पर ज्वाइन किया था। उसके जाने के बाद मेरा इंटरेस्ट उधर खत्म हो गया और फिर से मैं पढ़ाई में जुट गया और एक बड़ा साइंटिस्ट बन गया। ध्रुव कहता है, ठीक है अंकल, मैं चलता हूं। मुझे एक शैडो निंजा को किडनैप करना है, बस एक लिस्ट मिलनी बाकी है। उसके बाद मैं नेचर से जुड़ने का काम शुरू कर दूंगा। डॉक्टर संजीव कहते हैं, बात ऐसी है, ध्रुव की सारे शैडो निंजा और ब्लेज नेचर से जुड़ने की कोशिश तब करते हैं जब उनका टर्टियरी बार फुल हो जाता है। ध्रुव कहता है, जानता हूं अंकल, लेकिन पहले 3 स्टेज को तो सीखा जा सकता है ना। पहले उससे तो सीख लूं, उसके बाद देखूंगा कि आगे क्या करना है। ध्रुव को जब रिया से एक लिस्ट मिलती है तब ध्रुव उसे लेकर वापस लौट जाता है। डिवाइन सिटी जहां पहुंचते ही ध्रुव लिस्ट खोलता है तो उसे बस 2 ही नाम दिखाई देते हैं। पहला नाम था U2, जिसके बारे में जानकारी के नाम पर कुछ ऐसा था जिसे देखकर ध्रुव शॉक हो गया था। U2 पुराने शैडो निंजा लॉर्ड 11 की इकलौती औलाद था। यह देखकर ध्रुव हंसते हुए मन ही मन कहता है, बिल्कुल सही चॉइस है, इसे तो शुरू से ही सब सिखाया जाता होगा। इसे किडनैप कर लिया तो सब कुछ सही होगा। फिर भी दूसरे को देख लेता हूं। ध्रुव जब दूसरे को देखता है तो उसका नाम था 2L। ध्रुव मन ही मन कहता है, यह तो एक लड़की है और 2 जेन की छोटी बहन है। इसे किडनैप करने पर तो बवाल मच जाएगा, इसके बाद तो पक्का जंग छिड़ जाएगी। ध्रुव थोड़ा और सोचने के बाद मन ही मन कहता है, कोई बात नहीं, वैसे लड़कियों को कन्विंस करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन इंसानों में। अब शैडो निंजा का पता नहीं क्या सीन है। ध्रुव बस अपनी सारी पैकिंग्स करता है और स्वॉर्ड सिटी की तरफ निकल जाता है। ध्रुव नहीं जानता था कि इस बार उसके पीछे पीछे कोई और भी था जो छुपते हुए उसके पीछे आता जा रहा था। ध्रुव चूंकि काफी ज्यादा एक्साइटेड था, इसलिए वह अपने आसपास ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। ध्रुव समझता था कि उसके पीछे कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि ध्रुव ने उन सब की जान बचाई थी। इसलिए उसके ऊपर हमला करने से पहले वे सारे लोग काफी वक्त के बाद शायद ही सोचेंगे। इधर अनिकेत, राजवीर, सक्सेना, अखिल भारद्वाज, अभिषेक और वेदांत अरोड़ा होश में आने के बाद मीटिंग कर रहे थे। उनसे पूरे 1 घंटे तक बुढ़े लोगों ने सवाल जवाब किया था, जिसके बाद उन्हें फ्री किया था। अखिल ने सब कुछ बताया था कि कैसे पायरेट्स ने उन्हें कमर के ऊपर नंगा करके काफी पीटा था, उल्टा लटकाकर। राजवीर कहता है, मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि हमें उस ध्रुव सक्सेना ने बचाया, जिसे हम कब से किसी भी तरह मार देना चाहते थे। अखिल भारद्वाज कहता है, मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है किसी ऐसे के द्वारा बचाए जाने पर जिसे मारने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार थे। वेदांत अरोड़ा कहता है, क्या कहना चाहते हो तुम लोग? हमें उससे थैंक्स कहना चाहिए, यह सब उसी की वजह से हुआ है। कैसे उन लोगों ने हमें टॉर्चर करते वक्त कहा था कि वह अगर जल्द से जल्द नहीं आया तो हमारे टुकड़े डिवाइन सिटी में भेजेंगे। अभिषेक अरोड़ा कहता है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं बड़े भाई? उन्होंने तो यह कभी भी नहीं कहा कि हमारा किडनैपिंग ध्रुव की वजह से किया गया था। उसे बुलाया गया था और वह आया हमें बचाने। अनिकेत कहता है, तुम सबका दिमाग घुटने में है, दिमाग लगाओ। आखिर किडनैप करके उसे ही क्यों बुलाया गया? इसके पीछे तो जरूर उसका कोई हाथ होगा। राजवीर कहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने यह सब रिया को पकड़ने के लिए भी तो कर सकते हैं। और ध्रुव को तो तुम जानते ही हो, उसे तब से ब्लेज और शैडो निंजा चाहते हैं जब से उसने सुजॉय को हराकर शैडो निंजा के साथ जंग खत्म की थी। अनिकेत कहता है, तुम्हें बचाने वाला मैं था, लेकिन उसने मुझे अपने अंदर कैद कर लिया और सब खत्म होने के बाद बाहर निकाला। अगर मैं होता तो टॉर्चर मारा नहीं जाता। अखिल कहता है, बिल्कुल, उसकी जगह हम में से कोई मारा जाता। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या यह कहते हुए कि तुम्हें एक कमजोर इंसान ने कैद कर लिया? चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ, अपने आप को इंसानों का मसीहा समझते हो। अनिकेत का तो यह सुनकर ऐसा मुंह बन गया था जैसे किसी ने उसे छोटी गंगा बोलकर नाले में कूदा दिया हो। अनिकेत मन ही मन कहता है, ध्रुव सक्सेना, तूने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी, अब जल्द ही मैं तुझे खत्म कर दूंगा। एक बार बटरफ्लाई माउंटेन रेड खत्म हो जाए, उसके बाद पूरा PSX मेरे नाम से कांप उठेगा। तेरे सर को मैं लटकाऊंगा मेरी जीत की खुशी में। अनिकेत कहता है, अच्छा, तो तुम लोग अब ध्रुव को मारना नहीं चाहते हो क्या? इतनी बेइज्जती हुई है तुम लोगों की, फिर भी तुम लोग किसी बेशर्म की तरह पीछे हट रहे हो। राजवीर सक्सेना कहता है, अभी ध्रुव को कुछ भी करने का प्लान कैंसिल। उसके बाद राजवीर भी वहां से चला जाता है। अखिल, वेदांत और अभिषेक भी वहां से चले जाते हैं। अब तक सबसे जरूरी चीज
कि आखिर उन लोगों को किडनैप क्यों किया गया था, वह बाहर आया ही नहीं था। ध्रुव के बनाई गई शैडो नाम के इंसान की कहानी पर सबने यकीन कर लिया था। को तो अब इतना ज्यादा ध्रुव को मारने के लिए बेकरारी थी कि वह अब किसी भी कीमत पर ध्रुव को मार देना चाहता था। ध्रुव इधर पिछले 2 दिन से आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे ही ध्रुव रेगिस्तान में पहुंचता है और उसे पार करके उस हड्डियों के मैदान में पहुंचता है जिसे कभी अंधेरे जंगल के नाम से जाना जाता था, तब जाकर ध्रुव को अपने पीछे कोई महसूस होता है। ध्रुव पीछे देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, जो कोई भी है बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम्हारे लिए काफी खतरनाक होगा। ध्रुव के इतना कहते ही पीछे से एक इंसान बाहर आने लगता है और बाहर आते ही कहता है, खतरनाक तो अब तुम्हारे लिए होगा। ध्रुव हंसते हुए कहता है, अरे रे लिटिल फिंगर, जब से तुम्हें नंगा किया था उसके बाद से तो तुम गायब से हो गए थे। लिटिल फिंगर कहता है, अब तक तैयारी कर रहा था, आज मैं तुझे खत्म करके अपने उस दिन की बेइज्जती का बदला लूंगा। ध्रुव हंसते हुए कहता है, तुझे सच में ऐसा लगता है कि तू मुझे मार सकता है? मुझे मारना अब तुम्हारे पहुंच के बाहर आ चुका है। लिटिल फिंगर एक कार्ड को अपने स्पेशल सूट के अंदर डालता है और उसके हाथ में चमकता हुआ भाला आ जाता है। वह सिल्वर रंग का भाला था जो थोड़ा सा पतला था, लेकिन उसका आगे का हिस्सा किसी ड्रिलिंग मशीन की तरह था। एक पल के लिए तो ध्रुव डर सा गया था, लेकिन ध्रुव के पास कुछ ऐसे भी रास्ते थे जिससे ये चीजें बस एक पल में ही खत्म हो जाती। ध्रुव अगर शापित खंजर का इस्तेमाल करता तो उसके बाद इस भाले को टुकड़ों में कटने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ध्रुव ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वह ऐसा कुछ करता तो लोगों तक यह खबर चली जाती कि ध्रुव के पास कुछ ऐसा है जिसके सामने क्वाटरनरी हथियार भी मक्खन की तरह कट जाता है। अगर यह खबर बाहर आ जाती तो पक्का ध्रुव के लिए यह एक बहुत ही बड़ी मुसीबत पैदा हो जाती। ध्रुव लिटिल फिंगर को मारना तो नहीं चाहता था, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह बस लिटिल फिंगर के साथ थोड़ा सा खेलेगा। अगर वह नहीं माना तो फिर ध्रुव उसे खत्म कर ही देता। ध्रुव कहता है, पाला दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? लिटिल फिंगर कहता है, मैं बस यह साबित करना चाहता हूं कि तुम्हारी मौत अब मेरे ही हाथों लिखी हुई है। ध्रुव एक कार्ड निकालता है और उसे अपने स्पेशल सूट के खांचे में डालते हुए कहता है, आ जाओ बच्चे, तुझे दिखाता हूं कि तुम अभी क्या हो और मैं क्या बन चुका हूं। लिटिल फिंगर ध्रुव की तरफ भाला फेंक कर हमला करता है। ध्रुव उसे डॉज कर देता है। वह भाला ध्रुव के बिल्कुल करीब से गुजरा था। जैसे ही ध्रुव डॉज करके सामने देखता है तो पाता है कि वहां उसके मुंह के सामने लिटिल फिंगर का लात आ चुका है। लिटिल फिंगर ने भाला फेंककर ध्रुव का ध्यान भटकाकर खुद ध्रुव को लात मारने के लिए आगे बढ़ गया था, और जब तक ध्रुव वापस आगे मुड़ पाता तब तक लिटिल फिंगर की लात ध्रुव के मुंह के लगभग पास पहुंच चुकी थी। जब ध्रुव के मुंह से लिटिल फिंगर की लात टकराने वाली थी तब लिटिल फिंगर के चेहरे पर एक बड़ी स्माइल थी, लेकिन जब ध्रुव एक बड़ी स्माइल देता है तो लिटिल फिंगर की स्माइल गायब हो जाती है और वह कुछ गड़बड़ महसूस करने लगता है। उस एक सेकंड में लिटिल फिंगर जितना सोच पाया था उसके हिसाब से चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसकी लात ध्रुव के चेहरे पर लगनी तो पक्की थी। ध्रुव हल्का सा पीछे हट जाता है और उसी वक्त लिटिल फिंगर का पैर ध्रुव के चेहरे से टकराता है, और उस वक्त लिटिल फिंगर को ध्रुव के हंसने का मतलब समझ आता है। लिटिल फिंगर ध्रुव के मुंह से होते हुए ऐसे आर पार होने लगता है जैसे वह ध्रुव का कोई होलोग्राम हो। ध्रुव ने कार्ड के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट क्लोक का इस्तेमाल किया था। रिया ने ध्रुव को इसके एक और फायदे के बारे में बताया था। अगर कोई सॉलिड चीज उस वक्त ध्रुव के आर पार शरीर के अंदर है तो ध्रुव के ऊपर हमला करने वाला भी उस सॉलिड चीज के उस हिस्से के आर पार जा सकता है जो ध्रुव के आर पार शरीर के अंदर था। लेकिन अगर ध्रुव उस वक्त वहां से हट जाता तो वह आर पार जाने वाला उस सॉलिड चीज के अंदर फंस जाएगा। ध्रुव ऐसा ही करता है और सीधा अपने आप को एक बड़े से हड्डी के अंदर खड़ा कर लेता है, जिसके बाद लिटिल फिंगर का पैर जब हड्डी के उस हिस्से में जाता है जो ध्रुव के आर पार हुए शरीर के अंदर था, तभी ध्रुव वहां से अचानक हट जाता है, जिसके बाद अचानक से लिटिल फिंगर का पैर हड्डी के अंदर ऐसे फंस जाता है जैसे वह हड्डी से जुड़ा हुआ हो। अचानक हड्डी फंसने की वजह से एक खतरनाक रिवर्स फोर्स लगता है, जैसे वह किसी पत्थर से अचानक से टकरा गया हो। हड्डी के टूटने की आवाज साफ साफ ध्रुव को सुनाई देती है। लिटिल फिंगर की हड्डी टूट गई थी और वह टूटी हुई हड्डी से लटका हुआ था, जिसकी वजह से उसका दर्द सैकड़ों गुना बढ़ गया था। वह ऐसे चिल्ला रहा था जैसे छोटे बच्चे को काफी ज्यादा वक्त तक दूध न दिया गया हो और वह भूख के मारे तड़प रहा हो। ध्रुव उसके पास जाता है और कहता है, देखो लिटिल फिंगर, आज मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, लेकिन आगे अगली बार तुमने हमला किया तो याद रखना
ब्लैक कॉप्स को तुम्हारे शरीर के सारे टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। यह कहकर ध्रुव वहां से डिवाइन सिटी की तरफ जाने लगता है। तभी लिटिल फिंगर अपनी बची खुची आवाज में कहता है, मुझे जिंदा छोड़कर तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। लिटिल फिंगर को चिल्लाते हुए देखकर ध्रुव कहता है, शांत हो जाओ, बकवास करना बंद करो, शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा। लिटिल फिंगर कहता है, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ध्रुव अपने मेंढक के ऊपर बैठते हुए कहता है, अगर हम अगली बार मिलेंगे तब ना। जहां तक मुझे पता है कि अगर थोड़ी देर में तुमने खुद को यहां से नहीं छुड़ाया तो यहां के कीड़े तुम्हारे खून को चूस चूस कर तुम्हें खत्म कर देंगे। उसके बाद ध्रुव वहां से चला जाता है। ध्रुव के जाते ही लिटिल फिंगर को रियलाइज होता है कि ध्रुव ने बिल्कुल सही कहा था और वह इस बार गंदा फंस गया है। इससे बचने के लिए उसे जल्द कुछ करना पड़ेगा, वरना वह बहुत ही बुरी मौत मारा जाएगा। लिटिल फिंगर कैलकुलेशन करता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके पास बस एक ही दिन है। अगर एक दिन के अंदर वह बाहर नहीं आया तो उसे खत्म कर दिया जाएगा वहां के कीड़ों के द्वारा। लिटिल फिंगर अपने आप को आजाद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगता है। इधर एक दिन के बाद ध्रुव उस हड्डियों के जंगल को पार कर जाता है। इधर लिटिल फिंगर कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, लेकिन वह अपने क्वाटरनरी भाले से भी उस हड्डी को खरोंच तक नहीं पाता है। तभी लिटिल फिंगर को कीड़ों का एक झुंड अपनी तरफ आता हुआ नजर आने लगता है। लिटिल फिंगर पागलों की तरह हड्डी को मारता रहता है, लेकिन हड्डी टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब लिटिल फिंगर को पूरी तरह यह समझ में आ जाता है कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है, तब वह अपने भाले से फंसे हुए पैर को काटकर अपने से अलग कर देता है, जिसके बाद वह नीचे गिर जाता है और उसका हड्डी में फंसा हुआ पैर ऊपर। दर्द के मारे लिटिल फिंगर की हालत खराब हो गई थी। अपने कटे हुए पैर से बह रहे खून को रोकने के लिए वह अपने बैग से एक पत्थर जैसा दिखने वाला गोल चीज निकालता है और उसके ऊपर लगे हुए बटन को दबाता है। वह चीज खोखला हो जाता है और लिटिल फिंगर उसमें अपना पैर घुसा देता है, जिसके बाद उसके पैर से बह रहा खून अंदर ही रह जाता है और वह पत्थर जैसा डिवाइस लिटिल फिंगर के दर्द को भी किसी तरह शांत कर देता है। लिटिल फिंगर अपने सर पर मारते हुए कहता है, यह आखिर क्या किया मैंने अपना एक पैर काट दिया। मेरा एडवेंचर वाला करियर खत्म हो गया। अब मेरा क्या होगा? यह सब उस हरामी ध्रुव की वजह से हुआ है। तभी उसकी नजर पड़ती है अपने उस हड्डी में फंसे हुए पैर के ऊपर, जिसका सारा खून 2 मिनट में ही कीड़ों के द्वारा सोख लिया गया था। उसका ऐसा दशा देखकर लिटिल फिंगर मन ही मन कहता है, अच्छा हुआ जो मैं कम से कम जिंदा तो बच गया, वरना तो वहां उन हड्डियों के साथ साथ मेरी भी हड्डियां इन बाकी की हड्डियों के साथ मिलती। लिटिल फिंगर जैसे ही उठकर पीछे देखता है तो पाता है कि उसके सामने एक भालू खड़ा था। उसे देखते ही लिटिल फिंगर का फेफड़ा मुंह में आ गया था। वह एक टर्टियरी क्लास का भालू था जो लिटिल फिंगर के खून को सूंघकर वहां आ गया था। लिटिल फिंगर मुश्किल से खड़ा हो पाता है और उस भालू को देखते हुए अपना भाला निकालते हुए कहता है, क्या हुआ अगर मेरा पैर चला गया? इतना भी कमजोर नहीं हुआ हूं मैं। जब तक ध्रुव सक्सेना के दिल में मैं अपना भाला नहीं उतार देता तब तक मुझे कोई भी नहीं मार सकता है। लिटिल फिंगर की तरफ बढ़ने वाला भालू साइज में काफी बड़ा था। लिटिल फिंगर का भाला उसके हमले को रोकता तो है, लेकिन उस भालू का हाथ उतना ज्यादा बड़ा था कि भाले के छेदने के बावजूद भी उसने लिटिल फिंगर को हवा में उड़ाकर हड्डियों से टकरा दिया था। लिटिल फिंगर का भाला उस भालू के हाथ में फंस गया था। वह अपने हाथ में भाला को वापस बुलाकर उठने की कोशिश करता है तो शॉक हो जाता है। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और उसके पीछे उसे पैरालिसिस मार चुका था। कमर के नीचे का हर एक चीज अब काम करना बंद कर चुका था। लिटिल फिंगर हंसते हुए कहता है, भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरी मौत ऐसी होगी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि किसी भालू के हाथों खा लिया जाऊंगा। साले ध्रुव सक्सेना, अब हम दोबारा नहीं ही मिलेंगे। तू तो बच गया। भालू दौड़ते हुए लिटिल फिंगर की तरफ आता है और कूदते हुए अपने नुकीले पंजे से लिटिल फिंगर को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। जैसे ही वह भालू लिटिल फिंगर को काटने ही वाला होता है कि अचानक किसी धुएं की तरह कोई काला साया आता है और अपने हाथ को उठाते हुए, जिसमें एक पारदर्शी तलवार थी, उसे हवा में मौजूद भालू के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से घुमाने लगता है। 1 मिनट में ही उसने उस पारदर्शी तलवार को सैकड़ों बार हवा में घुमाया होगा। उसके बाद वह काला साया अपनी तलवार को जमीन पर रखता है, जिससे सिर्फ एक बूंद ही खून नीचे गिरता है। उसके बाद वह काला साया धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। उसके बाद जो नजारा लिटिल फिंगर देखता है उसे तो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। वह भालू हवा में ही सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया गया था। वह भालू जब नीचे गिरा था तो उसके इतने टुकड़े हो चुके थे कि लिटिल फिंगर की आंखें उसे गिन भी नहीं पा रही थीं। लिटिल फिंगर हंसते हुए कहता है, मैं तो बच गया, लेकिन मरना तो मेरा यहां पक्का है। ये बचाने वाला काला धुआं थोड़ी देर पहले क्यों नहीं आया यहां?
तभी लिटिल फिंगर देखता है कि वह काला साया धीरे धीरे उसी की तरफ आता जा रहा था। यह देखकर लिटिल फिंगर डर के मारे कांप उठा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ये रोमांचक कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। वह काला साया धीरे धीरे लिटिल फिंगर के पास आता है और उसे मरते हुए देखते हुए बहुत ही ज्यादा भारी आवाज में कहता है, एक इंसान मरने की हालत में, देखकर काफी अच्छा लगता है। लिटिल फिंगर कहता है, कौन हो तुम? वह काला साया अंधेरे से निकलकर बाहर आता है और एक बार फिर से कहता है, अपनी जबान बंद रखो इंसान। उसकी आवाज इतनी ज्यादा भारी थी, जो ऐसी खतरनाक वाइब दे रही थी कि उसके बाद लिटिल फिंगर का मुंह डर के मारे खुल ही नहीं पाया था। वह काला साया ने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था। उसने पूरी तरह से काले लबादे को पहना हुआ था। उसका अपीयरेंस और ताकत दोनों वंशी के जैसा था। वह काला साया सीधा लिटिल फिंगर के पास आकर बैठ जाता है और उसी वक्त उसका चेहरा हल्का सा लिटिल फिंगर को दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा सड़ा हुआ था। फिर भी उसे अपने पास पाकर लिटिल फिंगर का दिल जैसे रुक सा गया था। वह काला साया कहता है, तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लगता है कि अब तुम मरने वाले हो इंसान। लिटिल फिंगर कहता है, सही कहा तुमने। आखिर तुम हो कौन? मुझे मारना चाहते हो? वह काला साया कहता है, मेरा नाम है सेनफर्ट। मैं उन प्राचीन ब्लेज में से हूं जिसने वैम्पायर गॉड को देखा है। मैं उन चुनिंदा लोगों में से हूं जिसने वैम्पायर गॉड के खिलाफ जाने की कोशिश की थी। मुझे ऐसा लगता है कि वैम्पायर गॉड की धीरे धीरे वापसी हो रही है। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि वैम्पायर गॉड फिर से जागने वाला है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूं। जब तक मैं हूं, वैम्पायर गॉड नहीं जागेगा। यह सुनकर लिटिल फिंगर की हालत खराब हो गई थी। पहले तो उसे चीजें बाउंसर मार रही थीं, लेकिन काले साए के टोन की वजह से लिटिल फिंगर की बोलती बंद ही थी। अपने आप को सेनफर्ट कहने वाला वह काला साया कहता है, क्या नाम है तुम्हारा इंसान? लिटिल फिंगर कहता है, मेरा नाम लिटिल फिंगर है। काला साया कहता है, काफी अजीब नाम है। फिर भी अगर तुम मेरे लॉयल्टी की कसम खाओ तो मैं तुम्हें पहले की तरह बना सकता हूं। लिटिल फिंगर कहता है, अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर मैं तुम्हारी डील को मान लूंगा तो क्या तुम मेरे कटे हुए पैर को वापस ला दोगे और मेरी टूटी हुई रीढ़ की हड्डी भी जोड़ दोगे? काला साया कहता है, बिल्कुल, लेकिन ये एक ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं। डील मानोगे तो जिंदा रहोगे और अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लिटिल फिंगर की जान हलक में आ गई थी। वह एक ऐसे जगह पर फंस गया था जहां उसके पास एक ही रास्ता था कि उसे मान लेना था, वरना वह खत्म हो जाता। यह डील उसके लिए बुरी नहीं थी। कटे हुए पैर को वापस पाना तो सबसे ज्यादा अच्छा डील था। लिटिल फिंगर कहता है, इसके लिए मैं तैयार हूं, बताओ क्या डील है? काला साया कहता है, मैं तुम्हारे परछाई में रहूंगा जब तक मेरा मन करेगा। उस बीच में तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे कि मुझे तुम्हें मारने की जरूरत पड़ जाए। इसके बदले में मैं तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दूंगा। लिटिल फिंगर थोड़ा सा सोचता है और कहता है, हां ठीक है, लेकिन आप आखिर मेरे परछाई में क्यों जाना चाहते हैं? काला साया कहता है, मुझे ऐसा पता चला है कि जहां इंसान रहते हैं वहां वैम्पायर गॉड के वजूद के ट्रेस मिले हैं। मुझे बस देखना है कि क्या मेरी बात सही है या फिर मैंने कुछ गलत सुन लिया था। काला साया का हाथ एक अजीब से हथियार में बदल जाता है और वह सीधा उसे लिटिल फिंगर के अंदर घुसा देता है। थोड़ी ही देर में लिटिल फिंगर के शरीर में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं और वह पत्थर जो उसने अपने कटे हुए पैर के खून और दर्द को रोकने के लिए लगाया था, वह उछलकर बाहर आ गया था। अचानक थोड़ी देर में लिटिल फिंगर का कटा हुआ पैर भी वापस आ गया था। यह देखकर तो लिटिल फिंगर की स्माइल 440 वोल्ट की हो गई थी। उसकी रीढ़ की हड्डी भी ठीक हो गई थी। वह अब अपने आप को महसूस कर पा रहा था। उसके बाद वह उठते हुए अपने आप को और अपने शरीर को इधर उधर मोड़ने लगता है। उसके बाद वह काले साए से कहता है, इसके लिए शुक्रिया। मुझे नहीं पता था कि ब्लेज के लोगों में भी ऐसी काबिलियत होती है। काला साया लिटिल फिंगर को इग्नोर करता है और कहता है, अब चलो वहां जहां से तुम आए हो। यह कहते ही काला साया लिटिल फिंगर की परछाई में ऐसे छिप जाता है जैसे वह कोई घर हो। जब काले साए ने लिटिल फिंगर की परछाई में एंट्री मारी थी, तब उसने लिटिल फिंगर के दिमाग में भी कब्जा कर लिया था। लिटिल फिंगर अब लगभग खत्म हो चुका था। वह अब एक जिंदा लाश था जिसे काले साए सेनफर्ट ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। जब लिटिल फिंगर ने अपने शरीर को वापस पाने की कोशिश की थी, तब सेनफर्ट के ऑनरा ने उसे हद से ज्यादा दबा दिया था। अब लिटिल फिंगर को समझ में आ रहा था कि उसने यह डील करके कितनी बड़ी गलती की थी। वह चिल्लाते हुए कहता है, यह क्या है सेनफर्ट? मेरे शरीर पर मेरा कोई कंट्रोल क्यों नहीं है? क्या किया है तुमने मेरे साथ? काला साया कहता है, कहा था ना, जब तक मैं चाहूंगा तुम मेरे हिसाब से चलोगे। लिटिल फिंगर चिल्लाते हुए कहता है, यह धोखा। सेनफर्ट उसकी बोलती बंद करते हुए कहता है, अब तुम तब तक नहीं बोलोगे जब तक मैं नहीं चाहूंगा। तुम्हारी यादें काफी बेकार हैं।
लेकिन वह मुझे जरूर उस तक पहुंचाएगा जिसकी तलाश में हूं मैं। जल्द इंसानों के खून से तुम्हारा डिवाइन सिटी रंगेगा। इधर अचानक ध्रुव के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ध्रुव अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, अचानक मेरी धड़कन क्यों तेज हो गई है? कुछ बुरा होने वाला है क्या? मेरा दिल और दिमाग आखिर यह चीख चीख कर क्यों कह रहा है? अपने दिल को इतनी तेजी से धड़कता हुआ देखकर ध्रुव सोच में पड़ गया था, लेकिन फिर शांत होते हुए इधर उधर देखते हुए कहता है, दूर दूर तक बस जंगल है और जानवर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है? थोड़ा और सोचने के बाद ध्रुव खुद को दिलासा देते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब जो कुछ भी होगा वह शैडो निंजा के साथ होगा। आज वहां से एक किडनैप जरूर होगा। मेरे साथ बुरा करने जितनी हिम्मत किसी के भी पास नहीं है, लेकिन कुछ लोग कर तो सकते ही हैं। ध्रुव यह सब सोचते हुए स्वॉर्ड सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। अगले 5 दिन के बाद ध्रुव स्वॉर्ड सिटी के अंदर दाखिल हो जाता है, जहां इस बार उसकी कोई भी खातिरदारी नहीं करता है और ध्रुव सीधा आयुष की तलाश में चला जाता है। ध्रुव आयुष के कमरे के बाहर पहुंचकर एक बार जोर से हाथ उसके दरवाजे पर मारता है। थोड़ी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आने के बाद ध्रुव जोर जोर से दरवाजा ठोकने लगता है। ध्रुव बिना देखे ही जोर जोर से दरवाजा ठोकता रहता है, जिस वजह से जब आयुष दरवाजा खोलता है तो ध्रुव का मुक्का सीधा आयुष के मुंह के ऊपर लगता है और वह अंदर की तरफ जाकर गिर जाता है। वह जल्दी से उठते हुए बाहर आता है और कहता है, क्या बकवास था यह? ध्रुव, तुम जब भी आते हो मेरे नाक का बैंड बजा देते हो। अगली बार से तुम्हें अंदर आने नहीं दूंगा। ध्रुव को आयुष अंदर इनवाइट करता है और कहता है, अगली बार अगर जेंटल तरीके से दरवाजा नहीं खटखटाया तो फिर आने नहीं दूंगा, याद रखना। ध्रुव कहता है, सॉरी यार, अगली बार से ध्यान रखूंगा। आयुष कहता है, तुम आखिर यहां क्या कर रहे हो? स्वॉर्ड सिटी में तुम्हारा क्या काम है? ध्रुव कहता है, यहां से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। आयुष कहता है, अच्छा, आज भी कुछ बेचने आए हो क्या? ध्रुव कहता है, बिल्कुल नहीं, आज तो बस मिलने आया हूं। वैसे एक बात बताओ, मैं जब कभी भी आता हूं तो तुम यहीं पड़े रहते हो। आजकल शिकार पर नहीं जाते हो क्या? आयुष अपना शर्ट उठाता है और ध्रुव को अपना घाव दिखाते हुए कहता है, यह पिछली बार लगा था, 4 दिन पहले। एक जानवर ने अपने नुकीले पंजे से मुझे घायल किया। इलाज के बाद मुझे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगले आधे महीने तक मुझे कहीं भी नहीं जाना है। ध्रुव उसके घाव के थोड़ा करीब जाते हुए कहता है, खतरनाक मारा है, तुम जिंदा बच गए हो। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। आयुष कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे मरने की बात सुनकर तुझे खुशी होती। आयुष इन सब बातों को हटाते हुए कहता है, क्या बात है जो तुम यहां आए हो? तुम सिर्फ मुझसे मिलने तो नहीं ही आए होगे। ध्रुव वहां से निकलते हुए कहता है, तुम्हें तो पता ही होगा कि वहां मुझे बैन कर दिया गया था, इसलिए यहां थोड़ा कुछ खरीदने और बेचने आया हूं। आयुष चूंकि घायल था इसलिए वह आने के लिए मना कर रहा था। ध्रुव बस उन दोनों के खोज में निकल जाता है जिनमें से एक को ध्रुव किडनैप करने वाला था। ध्रुव को दोनों एक जगह पर मिलते हैं जहां U2 और 2L एक दूसरे के सामने खड़े थे। ध्रुव उन्हें इसलिए जान पाया था क्योंकि उन दोनों को घेर कर काफी सारे शैडो निंजा बच्चे खड़े थे। कुछ चिल्ला रहे थे U2 और बाकी के 2L। ध्रुव को जानने में आसानी हुई थी क्योंकि वहां एक लड़की और एक लड़का था, तो ध्रुव को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ था कि कौन कौन है। ध्रुव हंसते हुए कहता है, यह सही हो रहा है, जो भी जीतेगा उसे ही मैं लेकर जाऊंगा। अब शुरू होगा वह खेल। ध्रुव थोड़ा और सोचते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, जो हारेगा सिर्फ उसे ही लेकर जाऊंगा मैं। उसे मैनिपुलेट करना आसान होगा। अब देखते हैं कि कौन जीतता है। ध्रुव एक ऊंचे से जगह से सब कुछ देख रहा था, जहां से उसे हर एक चीज अच्छी तरह से नजर आ रहा था। यहां U2 कहता है, अब तक मैं 40 बार जीत चुका हूं और तुम एक बार भी नहीं। कब तक हारती रहोगी? अपनी बड़ी बहन को देखा है, वह कितनी ज्यादा ताकतवर है, तुम बस एक धब्बा हो। सारे लोग शांत थे और ध्रुव भी यह आसानी से सुन पा रहा था। ध्रुव हंसते हुए कहता है, अगर यह लड़की हार जाती है तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। सबको साफ साफ दिखाई दे रहा था कि 2L को काफी बुरा लग रहा था, लेकिन वह अपने आप को शांत रखते हुए कहती है, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं हारूंगी। आज हार का यह सिलसिला पक्का टूटेगा। U2 कहता है, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी, तुम हो फायर टाइप और मैं वाटर टाइप, जीत तो हमेशा मेरी ही होगी। 2L चिल्लाते हुए कहती है, क्या बोल रहे हो तुम? उसके बाद वह जल्दी से एक पैटर्न बनाती है और कहती है, फायर स्टाइल फायरबॉल। उसके इतना कहते ही उसके मुंह से आग के भंवर निकलता है और सीधा U2 की तरफ बढ़ने लगता है। U2 एक स्माइल करता है और उसके बाद वह भी एक साइन बनाता है, वाटर स्टाइल वाटर शॉवर। U2 के इतना कहते ही उसके मुंह से सीधा पानी का झरना निकलता रहता है और उसके बाद
2L की आग बुझ जाती है। यह देखकर सारे लोग हंसने लगते हैं और U2 कहता है, एक बार और हार गई हो तुम, जाओ कहीं चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाओ। 2L चिल्लाती है और वहां से निकल जाती है। ध्रुव यह देखकर मन ही मन कहता है, मिल गई मेरा शिकार। 2L, अब जल्द ही मैं शुरू करूंगा नेचर से जुड़ने का मेरा खेल। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए यह रोमांचक कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर, और रेटिंग करना न भूले। 2L को वहां से दूर जाता हुआ देखकर ध्रुव उसके पीछे जाने लगता है। इधर U2 के जीतने पर सारे शैडो निंजा उसे ऐसे शाबाशी दे रहे थे जैसे उसने कोई बहुत ही बड़ी जंग जीत ली हो। ध्रुव जाते जाते यह सब देखते हुए मन में कहता है, यह लड़का U2 मुझे उन लोगों की याद दिला रहा है जो इसी तरह अपनी ताकतों का शो ऑफ करके समझते हैं कि वे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, लेकिन जब असली में उनका सामना किसी मुसीबत से होता है तो सबसे पहले वही मारे जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आगे चलकर यह कभी भी पुराने शैडो निंजा लॉर्ड 11 के नक्श एकदम पर खड़ा उतरेगा। 2L चलते हुए एक ऐसे जगह पहुंच गई थी जहां आसपास कोई नहीं था। वह चिल्लाते हुए कहती है, ऐसा क्यों होता है? आखिर मैं क्यों हार जाती हूं हर बार? आखिर क्या है उस U2 में जो मेरे अंदर नहीं है? तभी 2L को किसी की आवाज आती है, तुम्हारे अंदर भरोसे की कमी है। 2L जब पीछे मुड़ती है तो उसके सामने एक इंसान खड़ा होता है, मास्क लगाए हुए। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था। ध्रुव नहीं चाहता था कि 2L जिसे वह किडनैप करने वाला है वह उसका चेहरा देखे। ध्रुव के इतना कहते ही 2L निंजा चाकू निकालते हुए कहती है, कौन हो तुम इंसान? तुम यह क्यों कह रहे थे कि मेरे अंदर भरोसे की कमी है? ध्रुव कहता है, मेरा नाम है शैडो। तुमने मेरा नाम सुना है क्या? 2L अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहती है, कहीं तुम वही शैडो तो नहीं जिसने पायरेट के लीडर फाल्कन को जान से मार डाला था? ध्रुव कहता है, बिल्कुल मैं वही शैडो हूं जिसने ऐसा किया था। तुम अगर सच में ताकतवर बनना चाहती हो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। मैं तुम्हें वह दे सकता हूं जिसकी तुम्हारे अंदर कमी है। 2L कोई छोटी बच्ची नहीं थी कि उसे पता न चले कि ध्रुव उसे फुसलाने की कोशिश कर रहा है। वह अपने चाकू को ध्रुव के गर्दन की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, इसके बदले में तुम्हें भी तो कुछ चाहिए होगा। तुम इंसान बहुत ही बड़े धोखेबाज होते हो। तुम लोग भरोसे के लायक नहीं होते हो। ध्रुव कहता है, मैं अगर सिर्फ एक इंसान होता तो तुम्हें सच में लगता है कि मैं फाल्कन जितने ताकतवर को मार पाता? 2L कहती है, कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन तुम मुझे क्या दोगे और कैसे दोगे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे अंदर भरोसे की कमी है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे खुद के ऊपर पूरा भरोसा है। ध्रुव कहता है, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा पूरे 1 महीने के लिए। उसके बाद तुम इतनी ताकतवर तो जरूर होगी कि U2 को हरा सको आसानी से। अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो ठीक है, तुम्हारी बड़ी बहन को तुम्हारी चिंता होगी। 2L हंसते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बड़ी बहन मुझे कई महीनों के बाद मिलने आती है, कल ही मिलकर गई है। बड़ी दीदी एक बड़े से मिशन पर गई है पूरे 2 महीने के लिए। अगर तुम वादा करो कि तुम मुझे U2 से भी ज्यादा ताकतवर बना सकते हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। ध्रुव कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि आगे तुम मेरे साथ जाओगी तो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगा? 2L हंसते हुए कहती है, इंसानों की आंखों से दिख जाता है कि वह अंदर से कैसा है। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम अंदर से पूरे खाली हो। तुम्हें किसी की जरूरत है जो शायद तुम्हें मिल गई है, लेकिन तुम इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं हो। ध्रुव को 2L की बातों से रिया और उसकी कही गई बातों की याद आने लगती है। ध्रुव अपनी आंखें इधर उधर करते हुए कहता है, तो चलें लड़की? 2L कहती है, मतलब मेरा गेस बिल्कुल सही था, तुम्हारी जिंदगी में भी कोई है ना? ध्रुव कहता है, बिल्कुल भी नहीं। अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मेरे पास यहां रुकने के लिए ज्यादा समय नहीं है। 2L कहती है, मैं 2 मिनट में आती हूं। इससे पहले कि ध्रुव कुछ कह पाता 2L वहां से चली जाती है। ध्रुव मन ही मन कहता है, बस हो गया, सत्यानाश, ये लड़की बाहर जाकर सबको सब कुछ बताएगी। उसके बाद यहां के लोग भी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ध्रुव भी यह जानने के लिए 2L के पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि वह एक बार फिर से U2 के सामने खड़ी थी। ध्रुव यह देखकर कंफ्यूज हो गया था और कहता है, यह क्या बकवास है? मैं सोच कुछ और रहा था और हो कुछ और गया। यह लड़की आखिर इतनी जल्दी जाने के लिए मान कैसे गई? ऊपर से यह वापस अपने ओपोनेंट के सामने क्यों पहुंच गई? काफी अजीब लड़की है। 2L को वहां खड़ा देखकर U2 घमंड में कहता है, अब बताओ कि आखिर क्या चाहती हो तुम? हार कर भी मन नहीं भरा क्या और बेइज्जती करवानी है क्या? 2L कहती है, एक बात सुन लो U2, मैं 2 महीने के बाद एक बार फिर से तुमसे लड़ूंगी। उस दिन मैं तुम्हें हरा दूंगी। 2 महीने तक मैं सीक्रेट ट्रेनिंग करने वाली हूं, उसके बाद तुम हार जाओगे। U2 हंसते हुए कहता है, बेवकूफ लड़की,
पिछली बार भी तुमने अपने आप को अपने कमरे में 1 महीने तक बंद रखा था और फिर भी हार गई थी। इस बार क्या करने वाली हो? 2L कहती है, इस बार तुम असली लड़ाई के तैयार रहना। 2 महीने के बाद मैं तुम्हें ऐसा हराऊंगी कि पूरा डिवाइन सिटी शॉक हो जाएगा। U2 इग्नोर करते हुए वहां से जाते हुए कहता है, 2 महीने के बाद मिलते हैं बेवकूफ लड़की। जैसा कि तुमने कहा, वह हमारी आखिरी लड़ाई होगी। जो हारेगा वह हमेशा के लिए लेसर होगा। 2L भी चिल्लाते हुए कहती है, हां मुझे मंजूर है, लेकिन हारोगे तो तुम ही। उसके बाद U2 अपने रास्ते और 2L ध्रुव के पास आते हुए कहती है, तो फिर हम चले। मिस्टर शैडो, आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर, और रेटिंग करना न भूले। 2L की बात सुनकर ध्रुव कहता है, हां बिल्कुल चलते हैं। यह कहते हुए ध्रुव अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। जब ध्रुव का हाथ वो छूती है तो ध्रुव उसे अपने बिल्ली वाले बैग में ट्रांसफर कर देता है। ध्रुव के ऐसा करने के बाद उसके यहां से आसानी से निकल जाने का रास्ता पूरा साफ था। ध्रुव आराम से वहां से निकल जाता है और किसी को भी पता नहीं चलता है कि वहां की एक शैडो निंजा 2L को किडनैप किया जा चुका है। ध्रुव जल्दी से वहां से निकलता है और 4 दिन तक ऐसे ही सफर करता है। ध्रुव जब वापस उस हड्डियों के मैदान में घुसता है, तब ध्रुव उस जगह को देखने जाता है जहां उसने लिटिल फिंगर को फंसाया था। ध्रुव की नजर जब पड़ती है एक हड्डी के ऊपर, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपना पैर काट दिया था। ध्रुव शॉक होते हुए कहता है, क्या बात है, यहां से जिंदा बचकर जाने के बाद उसने अपना पैर काट दिया। गजब काम किया है। उसने खुद को जिंदा तो बचा लिया, लेकिन इससे पक्का उसका करियर पूरी तरह से खत्म हो गया है अब। ध्रुव उसके बाद सीधा डिवाइन सिटी लौट आता है। ध्रुव जैसे ही डिवाइन सिटी में घुसता है तो अचानक ध्रुव को एक बहुत ही बड़ा दबाव महसूस होता है। ध्रुव को अंदर से सफोकेशन महसूस होने लगता है। ध्रुव लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे? वैम्पायर गॉड, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? वैम्पायर गॉड कहता है, यहां कोई ऐसा है जो काफी ज्यादा शक्तिशाली है। डिवाइन सिटी तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। डिवाइन सिटी को छोड़ दो। ध्रुव कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? वैम्पायर गॉड कहता है, यहां मुझे किसी ऐसे का प्रेजेंस महसूस हो रहा है जिससे मैं पहले भी लड़ चुका हूं। इस जगह के मुताबिक वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। हम दोनों उसके सामने नहीं टिक सकते हैं। ध्रुव कहता है, कोई और रास्ता बताओ। वैम्पायर गॉड कहता है, तुम अब अगले 2 महीनों तक किसी भी ऐसी ताकत का इस्तेमाल बाहर में नहीं करोगे जो इंसानी कैपेबिलिटी के बाहर हो। इसका मतलब है कि डिवाइन सिटी के अंदर तुम ब्लेज और शैडो निंजा के किसी भी तकनीक का इस्तेमाल नहीं करोगे। ध्रुव कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? शैडो निंजा और ब्लेज को किडनैप किया है मैंने। ऐसे तो फिर मैं जुड़ गया नेचर से। वैम्पायर गॉड कहता है, उसके लिए तुम्हारा वो कमरा सही है। कमरे के अंदर जो करना है करो, लेकिन बाहर अगर किया तो तुम्हारी जान पक्का जाएगी। ध्रुव कहता है, आखिर वो खतरा कौन है, बता दो मुझे। अगर उस खतरे को मैं जान लूंगा तो उससे निपट भी पाऊंगा। वैम्पायर गॉड कहता है, वो तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ किया तो हमारी जान पक्का जाएगी, और चूंकि तुम नेचर से जुड़े नहीं हो, इसलिए मेरी अब भी एक सीमा है। उसके आगे नहीं जा सकता हूं मैं। उसे ढूंढना अब तुम्हारा ही काम है। यह कहकर वैम्पायर गॉड शांत हो जाता है और ध्रुव मन ही मन कहता है, आखिर ऐसा कौन आ गया जिसने वैम्पायर गॉड के अंदर डर का माहौल बना दिया है। यहां तक कि जब हमारा सामना घोस्ट ऑफ शैडो निंजा वंसी से हुआ था, तब भी वैम्पायर गॉड आराम से चीजें कर रहा था। अगर वैम्पायर गॉड डरा है तो यह चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ध्रुव जैसे ही अपने घर की तरफ जाने के रास्ते पर जा रहा था, तब ध्रुव की नजर उसके बगल से गुजरे हुए के ऊपर रुक जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि लिटिल फिंगर था। ध्रुव की नजर उसके पैरों के ऊपर टिक जाती है। उसके दोनों पैर बिल्कुल सही सलामत थे, जैसे कभी कांटे ही नहीं गए थे। ध्रुव जानता था कि जिस हड्डी के अंदर उसने लिटिल फिंगर को फंसाया था, उसके अंदर से हड्डी तोड़कर निकलना नामुमकिन था। ध्रुव मन ही मन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका पैर फिर से कैसे उगाया? ये तो सिर्फ शैडो निंजा के आर्ट के जरिए हो सकता है, या फिर नेचर से जुड़े हुए ब्लेज के जरिए। लिटिल फिंगर की पहुंच में दोनों नहीं है। कहीं ये उससे जुड़ा हुआ तो नहीं है ना, जिसने वैम्पायर गॉड के अंदर डर पैदा कर दिया? ध्रुव को वैम्पायर गॉड के कहे हुए बातों की याद आती है और वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। जब ध्रुव रूम में जाता है तब उसके अंदर का दबाव खत्म हो जाता है। ध्रुव कहता है, आखिर ये सब कैसे खत्म होगा? क्या मैं खत्म हो जाऊंगा? अब तक जैसे मैंने खुद को घायल किया है, उसके बाद मरते मरते बचा हूं। मुझे जल्द से जल्द अपने आप को इतना ताकतवर बनाना पड़ेगा कि बड़ा से बड़ा जख्म भी मेरा कुछ बिगाड़ ना सके। ध्रुव ने 2L को तो अपनी बातों के जाल में फंसा लिया था, लेकिन अब ध्रुव के सामने एक और मुसीबत थी, इस ब्लेज को अपनी बातों के जाल में फंसाना। ध्रुव अपने स्पेशल सूट में
ट्रांसपेरेंट क्लॉक वाला कार्ड डालता है और अपने बिल्ली वाले बैग से उस ब्लेस को बाहर निकालता है जिसे उसने पायरेट के आइलैंड पर किडनैप किया था। ध्रुव हंसते हुए सामने आए ब्लेस को कहता है, कौन हो तुम? आखिर तुम्हें किडनैप करने से पहले मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन लेना भूल गया। अब जरा तुम अपना इंट्रोडक्शन दोगे मुझे। वो ब्लेज उठता है और सीधा ध्रुव के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद जब वो ब्लेज ध्रुव को छूने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो पूरी तरह से ध्रुव के शरीर के आर पार हो जाता है। वो शॉक होकर ध्रुव को देखते हुए कहता है, कहानियां सही थीं। तुमने ही फाल्कन को जान से मार डाला था। अब मुझे यकीन है कि तुम उसे मार सकते हो। ध्रुव कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन जरा मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने का कष्ट करोगे कि तुम हो कौन। उसके बाद ही तो बातचीत आगे बढ़ेगी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए और रेटिंग करना ना भूले। ध्रुव को देखकर वो ब्लेस कहता है, मेरा नाम है आइस मेटल। ध्रुव ये नाम सुनकर थोड़ा सा सोचता है और कहता है, तुम्हारा मेल मेटल और फ्यूज मेटल से कुछ लेना देना है क्या? आइस मेटल कहता है, मेल मेटल मेरे डैड थे और फ्यूज मेटल मेरे अंकल। ध्रुव कहता है, मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ था। आइस मेटल कहता है, तुमने मार्शल को क्यों मार डाला? ध्रुव कहता है, एक बात बताओ कि तुम्हें फ्यूज मेटल के ऊपर कितना भरोसा है? आइस मेटल कहता है, बहुत ही ज्यादा भरोसा और इज्जत करता हूं उनकी। उन्होंने ही डैड के जाने के बाद मुझे ट्रेनिंग दी और इस काबिल बनाया कि मैन मार्शल की जगह पर सुप्रीम आर्कनाइन के आर्मी में शामिल हो सकूं। ध्रुव कहता है, अच्छा, तो क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई? तुम्हें पता है कि कैसे मेल मेटल मारा गया था? आइस मेटल कहता है, मेरे डैड शहीद हो गए थे जब उनका सामना शैडो निंजा के लॉर्ड 1-2 से हुआ। हमारे लिए वो एक फक्र का मौका था। हमारे डैड हमारे सुप्रीम के लिए शहीद हुए हैं। ध्रुव ये बात सुनकर मन ही मन कहता है, अब वक्त आ गया है अपनी बातों का इस्तेमाल करके आइस मेटल को भी अपने तरफ करने का। ध्रुव कहता है, ऐसा किसने कहा तुमसे कि तुम्हारे डैड शहीद हो गए? आइस मेटल का यह सुनते ही चेहरे का रंग बदल गया था। वो कंफ्यूज होते हुए कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ध्रुव कहता है, तुम्हारे डैड को धोखे से मारा गया था। मैंने तुम्हारे डैड और शैडो निंजा लॉर्ड 1-2 की लड़ाई शुरू से अंत तक देखी थी। मैं उस लड़ाई का गवाह हूं और तुम्हारे डैड के मरने तक का। आइस मेटल जो अब तक ध्रुव को मारना चाहता था, अचानक उसके अंदर ध्रुव को मारने की सारी टेंडेंसी खत्म हो गई थी। वो जानता था कि उसके डैड इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उसके खिलाफ जाने के बारे में बहुत ही कम लोग सोचते थे। उनका ऐसे मारा जाना आज तक आइस मेटल को भरोसा नहीं हो पाया था। आइस मेटल को ऐसे सोच में पड़ा हुआ देखकर ध्रुव मन ही मन कहता है, ऐसा लगता है जैसे मैंने उसके दुखते नस को पकड़ लिया है। लोहा गर्म है, अब वक्त है हथौड़ा मारने का। ध्रुव कहता है, क्या सच में तुम्हें लगता था कि तुम्हारे डैड इतने ज्यादा कमजोर थे कि इतनी आसानी से मारे जाए, चाहे सामने वाला नेचर से ही क्यों ना जुड़ा हो? आइस मेटल कहता है, नेचर से जुड़े शैडो निंजा काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। उनके सामने तो डैड का कोई चांस भी नहीं हो सकता था। ध्रुव कहता है, तुम्हें आखिर पता ही क्या है उस जंग के बारे में? जब तुम्हारे डैड को सबसे ज्यादा जरूरत थी उनके भाई की, तब फ्यूज मेटल उन्हें छोड़कर भाग गया था। तुम्हारे डैड ने ब्लेस के सबसे ज्यादा ताकतवर तकनीक पूर्ण शरीर का इस्तेमाल किया और बिना अपने भाई के सपोर्ट के भी उन्होंने क्या हालत कर दी थी नेचर से जुड़े हुए शैडो निंजा लॉर्ड की। तुम सोच भी नहीं सकते हो। आइस मेटल के चेहरे के ऊपर यह सुनकर एक अजीब सा गुस्सा नजर आ गया था, जिसे देखकर ध्रुव मन ही मन कहता है, बिल्कुल सही वक्त पर हथौड़ा मारा है इस गर्म लोहे को। अब बस थोड़ा और उकसाना बाकी है, उसके बाद वो मेरी बात हर तरह से मानेगा। आइस मेटल कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है। अंकल डैड को मरने के लिए छोड़कर नहीं भाग सकते थे। उन्होंने मुझे हमेशा कहा है कि वो अपनी जान देकर भी डैड को बचा सकते थे, लेकिन डैड ने ही उन्हें वहां से जाने के लिए कहा था। ध्रुव हंसते हुए कहता है, तुम्हें बहुत ही बड़ा धोखा दिया गया है। तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। ये सब तुम्हारे अंकल ने किया, बहुरूपिया समुदाय के लीडर बनने के लिए। क्या तुम्हारे अंकल ने तुम्हें कभी बताया कि तुम्हारे डैड की मौत हुई कैसे थी? आइस मेटल कहता है, उन्होंने कहा था कि डैड लड़ते लड़ते मारे गए। ध्रुव कहता है, बिल्कुल गलत। जब तुम्हारे डैड की एनर्जी लगभग खत्म हो गई थी पूर्ण शरीर के इस्तेमाल से, तब उन्हें शैडो निंजा के लॉर्ड और उनके साथ वालों ने चारों तरफ से घेर लिया था। इस वक्त अगर तुम्हारे अंकल होते तो पक्का तुम्हारे डैड वहां से जिंदा आ सकते थे, लेकिन आए नहीं, क्योंकि उन्हें मौत ऐसे ही मंजूर नहीं थी। इसलिए तुम्हारे डैड ने अपनी आखिरी तकनीक सेल्फ डिस्ट्रक्शन बॉम्ब का इस्तेमाल करके खुद को उड़ा लिया, जिसमें कुछ शैडो निंजा भी मारे गए। ध्रुव आगे कहता है, उस जंग को मैंने अपनी आंखों से साफ साफ देखा था और उसी वक्त मैं तुम्हारे डैड का फैन हो गया था। क्या लड़ाई थी वो? पहली बार मैं किसी ब्लेज का फैन हुआ था और वो कोई और नहीं था
बल्कि मेल मेटल था। आइस मेटल को ऐसे गम में डूबा हुआ देखकर ध्रुव समझ गया था कि बस एक बार और हथौड़ा मारने की जरूरत है। ध्रुव कहता है, तुम्हारे डैड को मौत के बाद तो कोई इज्जत भी नहीं मिली तुम्हारे सुप्रीम आर्कनाइन की तरफ से। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए? तुम्हारे अंकल को तुम्हारे डैडी को छोड़कर भागने के जुर्म में और सुप्रीम आर्कनाइन को तुम्हारे डैड की मौत की कोई इज्जत नहीं करने के लिए। आखिर तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है आगे चलकर। अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं रहोगे तो खत्म हो जाओगे। ध्रुव की बातें सुनकर आइस मेटल के अंदर से सारे आवाज गायब हो चुके थे और उसके अंदर पूरी तरह से सन्नाटा हो गया था। थोड़ी देर के बाद ध्रुव से आइस मेटल कहता है, मुझे अपने डैड की मौत का बदला लेना है, किसी भी कीमत के ऊपर। मैं भी उन्हें ऐसी ही दर्द देना चाहता हूं जो उन लोगों ने मुझे दिया है। मैं अंकल और सुप्रीम आर्कनाइन दोनों को खत्म करके अपने डैड की मौत का बदला लूंगा। ध्रुव मन ही मन हंसता है और कहता है, इसके लिए तुम्हें एक आर्मी की जरूरत लगेगी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए और रेटिंग करना ना भूले। ध्रुव ने आइस मेटल का पूरी तरह से ब्रेन वॉश